मतलब देश में भी एक आकर्षण है। तो विधायक दल किसी और को चुन सकता है क्या? ये तो काल्पनिक सवाल हो गया। आपने कहा कि नहीं, विधायक दल किसी और को, ये तो मैंने कहा ये उस समय की परिस्थिति पर। आज हमारे मुख्यमंत्री, हम तो मानते हैं भावी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ये तो उस समय की बात है। आज एडवांस में आप क्यों बुकिंग करा रहे हैं? केशव जी नहीं है उस रेस में? केशव जी उस रेस में नहीं है। देखिए, रेस में होना और ना होना ये व्यक्ति के आधार पर नहीं तय होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे, और पार्टी जो भी काम बताती है उसको पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। आज भी जो हमारे पास जिम्मेदारी है उसको बहुत योग्य ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और इसको लोग महसूस करते हैं। जिम्मेदारी से याद आया, सुना आप अपनी जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव चाहते हैं। 3-4 दिन हो गया पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, शपथ हो चुकी है। ये आप सब हमारे मीडिया के मित्रों के द्वारा गढ़ी गई कहानी है, ऐसा कोई चीज नहीं। बताइए ना, शपथ कब हुई? हो जाएगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो केशव प्रसाद का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन भेज देंगे महामहिम राज्यपाल जी को सूची कि इनके पास ये विभाग रहेगा, इनके पास, उस दिन सूची आ जाएगी, आप दिखाएंगे सबको। कांग्रेस केरल में मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही है और लखनऊ में योगी जी बंटवारा नहीं कर पा रहे मंत्रालय का। ये सच नहीं है, ये सच से कोसों दूर बात है। इधर लगातार हम लोग ये पश्चिम बंगाल और फिर आसाम की सरकार के शपथ विधि कार्यक्रम में जाना हुआ था, और अभी कल जैसा कि आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि देश वैश्विक जो ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है उसका सामना करने के लिए तैयार रहे, तो तमाम चीजें उन्होंने अपील किया है देशवासियों से। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, और फिर जहां भाजपा और एनडीए की सरकारों ने अपने स्तर पे उस विषय को आगे चलाया। कल इसको लेकर के बैठक थी, आ जाएगी सूची आपके पास, माननीय मुख्यमंत्री जी जब दे देंगे। आप अपने पोर्टफोलियोज में चेंज चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा कोई, कभी भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है वो पोर्टफोलियो को लेकर के कभी नहीं लड़ता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सीट को लेकर तो चिंता करता है ना। चुनाव कहां से लड़ेंगे? चुनाव जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से लड़ेंगे। सिराथू से ही लड़ेंगे? हाँ, सिराथू से कहेगी, सिराथू से भी लड़ेंगे। सिराथू में आप हार गए थे पिछली बार। हारना जीतना तो ये राजनीति में, मतलब जब चुनाव होगा तो चुनाव में एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। हारने का मतलब ये नहीं है। नहीं, हारने का मतलब ये भी होता है ना, कई बार आप सुरक्षित सीट ढूंढ लेते हैं कि सिराथू से बेहतर सीट कोई हो सकती है। ये काल्पनिक सवाल है। देखिए, मैं सिराथू से 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तब आप जीते, उसी सिराथू से मैं विधायक बना। जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, फूलपुर लोकसभा, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे और देश के प्रधानमंत्री बनकर के राजनीति करते थे, उस फूलपुर लोकसभा में जितना वोट नेहरू जी को नहीं मिला, मैं 53% वोट पा करके देश की संसद में चुन करके गया। 14 में याद है मुझे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ। तो ये तो चुनावी राजनीति में जब मैं जीता तो मेरे सामने कोई हारा है। अब आई परिस्थिति है, उसके कारण से हम लोग पूरा ध्यान, हमारे ध्यान में ये रहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मैं तो केवल सिराथू में 1.5 दिन प्रचार करने के लिए गया, बाकी पूरे समय उत्तर प्रदेश के हर सीट के लिए जहां जहां जाने की बात होती थी वहां मैं प्रचार के लिए जाता था। हम लोगों का लक्ष्य उस समय एक होता है, सरकार बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। केशव प्रसाद जीत जाए और भाजपा की सरकार न बन पाए तो ये जीत नहीं होती। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल है सीधे तौर पे केशव जी। क्या आप सपा की लहर में आप जीत जाते हैं और भाजपा की लहर में आप हार जाते हैं, और हारते ही नहीं है और फिर आपको एमएलसी के थ्रू आना पड़ता है। आप उपचुनाव भी नहीं लड़ते हैं, आप एमएलसी के जरिए आप विधानसभा पहुंचते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि कोई सुरक्षित जानकारी में रहे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं। जब मैं सिराथू से विधानसभा 2012 में जीता था तब 59,000 यानी 59,000 वोट पाया था जी। जब चुनाव में हारा तब 1 लाख वोट पाया हूं, मतलब 40,000 वोट ज्यादा मिले थे। लेकिन ठीक है, उस समय सारा विपक्ष एकजुट नहीं था। उस समय भाजपा भी लड़ रही थी, सपा भी लड़ रही थी, बसपा भी लड़ रही थी। लेकिन इस बार सारे दलों के जो प्रत्याशी थे भाजपा के खिलाफ सब एकजुट होकर के लड़ रहे थे। इसके कारण 3-4 हजार वोटों का अंतर, कोई अंतर नहीं होता है। मेरी भी गलतफहमी थी कि शायद बहुत सिराथू क्षेत्र है, मेरा जन्म स्थान है, तो वहां इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन मुझे एक सप्ताह अगर मैं प्रचार करता तो शायद मैं 50,000 वोटों से जीतता। तो सिराथू भी रहेंगे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है। भाजपा में ये कोई नहीं तय कर सकता, ये तय करने का काम हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड का होता है। वो तय करेगा कि किसको कहां से लड़ना। अच्छा, मनोज पांडे जी को तो शपथ दिला दी गई, लेकिन पूजा पाल के उसमें क्या चक्कर हो गया? नहीं, देखिए, ये 6 स्थान थे हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में खाली थे।
तो 6 स्थान जो खाली थे उसको भरने का कार्य पूरा कर लिया गया है। बाकी स्थान रिक्त नहीं होने के कारण से ये परिस्थिति नहीं बन पाई, लेकिन श्रीमती पूजा पाल जी को बहुत योग्यतम सम्मान पार्टी देगी, जल्दी ही आप सबको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूं, कुछ मुद्दों पे मैं आपकी राय जरूर लेना चाहूंगा। माघ मेले के दौरान जो कुछ हुआ, आप खुलकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में आए और कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ उन बालकों के साथ हुआ, वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इस चीज को लेकर भाजपा की छवि पर एक इंप्रेशन पड़ा लोगों का कि गलत हुआ है। लोग बाग, ज्यादातर लोग कहने लगे, एक बड़ा तबका ब्राह्मण समाज का नाराज भी हुआ। आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, उस वक्त जो हुआ गलत हुआ? देखिए, ये सब स्थानीय जो मेला प्रशासन होता है उसके द्वारा सब किया जाता है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, लगभग 14 वर्ष घर छोड़ करके विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। मैं संतों के बहुत निकट रहा हूं, उनकी सेवा किया हूं। वह जो भी कार्रवाई हुई उसके बाद मैंने ये प्रार्थना की थी शंकराचार्य जी महाराज से कि कृपा करके आप अपना विरोध त्याग करके, चूंकि सबको दर्द होता था कि कोई संत ही नहीं बल्कि वो शंकराचार्य के पद पर बैठ करके अगर स्नान नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग अपने एक जो संस्कार थे उस संस्कार के कारण से हमने पूज्य शंकराचार्य जी से यह अनुरोध किया था कि आप विरोध त्याग करके कृपा करके संगम स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। और जो कार्रवाई हुई वहां उनको रोकने का काम हुआ, उसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है? एक अधिकारी बंगाल के चुनाव में बड़े प्रचलित हुए, अजय पाल शर्मा साहब, पुलिस ऑब्जर्वर बन के गए थे इलेक्शन में। उनकी भूमिका को लेकर कई तरह की टिप्पणियां आई उस दौरान में, आपके हिसाब से क्या था वो? देखिए, मैं टीएमसी की जो मुखिया सुश्री ममता बनर्जी जी थी, उनकी सरकार में इतना अत्याचार था, इतना अनाचार था, इतना भ्रष्टाचार था, इतना चुनावी व्यवस्था का अतिक्रमण करने की परिस्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण से एक कि कोई जब ऑब्जर्वर के नाते जाता है तो यूपी का नहीं, वो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया जाता व्यक्ति है। और अगर कोई अपराधी है, वो बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो नियम है उसके विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो एक पुलिस अफसर को जो करना चाहिए उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उसको मुद्दा बनाने का कोई विषय नहीं। मैं इसलिए मुद्दा बना रहा था कि अखिलेश यादव गए मिलने के लिए ममता बनर्जी से कोलकाता, और वहां मिलने के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई। उन्होंने रामपुर के चुनाव का जिक्र किया, उन्होंने कुंभके के चुनाव का जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग कर ले रहे हैं, किस तरीके से कुछ पुलिस अधिकारियों को वादे किए गए हैं कि हमारे समर्थन में काम करो तो आगे प्रमोशन मिलेंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का मैं ये नहीं कहूंगा कि मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है, लेकिन कुछ स्क्रू ढीले हो गए हैं उनके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है, ऐतिहासिक जीत होती है, और ऐसे समय में उनके चेहरे में 12 बज गए थे उसी दिन जिस दिन 4 मई को रिजल्ट आया। और हम लोग नारे तो लगा रहे थे कि 4 मई दीदी गई, ये नारा लगाते थे, और जब रिजल्ट आया वो वास्तविकता में बदल गया। सबसे ज्यादा अगर ममता दीदी के अलावा कोई सबसे ज्यादा परेशान था हिंदुस्तान में वहां भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में बनने से, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी परेशान थे। वह 2027 में सोचा था कि फर्जी पीडीए जैसे संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस प्रकार का आरोप लगा करके वो पिछड़ों और दलितों के कुछ वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाब हो गए। तो वैसे ही वो सोचते कि 2027 में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन पहले बिहार का रिजल्ट आने के बाद वो बहुत मायूस थे, लेकिन बंगाल का रिजल्ट आने के बाद तो भला बंगाल से चले आए लखनऊ, वो अलग बात है, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये लखनऊ अब उनके लिए नहीं है, सैफ ही उनके लिए है। और 2027 में यूपी की जनता के आशीर्वाद से हम अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बूते निश्चित तौर से 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। पर वो तो कहते 27 में जीतेंगे। वो अभी कैसे कह देंगे? बाद में यही आरोप जैसे ममता दीदी लगाती हैं आरोप, जैसे जो चुनाव हार जाता है ईवीएम को दोष देता है, चुनाव आयोग को दोष देता है, जांच एजेंसियों को दोष देता है, तो श्री अखिलेश यादव जी भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं अपनी। आपने एक बयान दिया कि 27, 32 और 37 में अखिलेश यादव कभी नहीं आएंगे। उन्होंने 47 तक की बात किया हूं। आप 47 तक की बात की है, और वो ये कहते हैं कि आप अपने कुर्ते का साइज बताते हैं।
जब आप 27, 32 और 37 करते हैं? देखिए, आप दोनों के बीच क्या नोकझोंक नहीं चलती नहीं, है? हमारे आमने-सामने मिलते हैं। राजनीतिक रूप से हम निश्चित तौर से, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हम सुशासन के पक्षधर हैं, वो कुशासन के पक्षधर हैं। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं, वो कुछ का साथ और गुंडों और परिवार का विकास करते हैं। तो उनके हमारे बीच में यही फर्क है। हमारे उनके बीच में कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, वैसे श्री अखिलेश यादव जी भी कहीं मिलते हैं तो बात करते हैं। नहीं, पर आप 80-20 की बात करते हैं, तो आप सबका साथ सबका विकास की बात कहाँ करते हैं? 80-20 की बात करने का मतलब ये उसको दूसरे फार्मूले में वो ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखें आसाम का रिजल्ट, तो हम तो 80% लगभग सीटें जीते हैं। पश्चिम बंगाल में 80% के आसपास जीते हैं। तो 80% का मतलब ये होता है, 80-20 का मतलब कि 20% में सारा विपक्ष रहेगा, 80% में भाजपा रहेगी। मतलब 20% का मुसलमान से कोई मतलब नहीं है? नहीं, मुसलमान से मतलब हमारा नहीं है। अगर हमारा रिजल्ट देखेंगे, मतलब तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, दूसरी बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है डबल इंजन की, इसमें पूरा जो विकास की योजनाओं का लाभ है, हमने हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं किया। हमने सड़क बनाना हो, बिजली पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अब उनकी मर्जी है, वो हमें वोट दें तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो हमें वोट नहीं देते हैं तो हम उनका विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो हमें वोट नहीं देते हैं तो हम उन पर फोकस भी नहीं करते।